गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। आज की क्लास में हम लोग पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। क्लास 9th में ये रिपीट होंगे दोबारा, इसलिए आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। सारे पॉइंट्स को आप बिल्कुल अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें पहला कंसेप्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं? अगर दो लाइन एक दूसरे से मिलती हैं किसी न किसी पॉइंट पे, तो उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ठीक है, टू लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ़ दे मीट एट ए पॉइंट। अगर वो किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और वी कैन से डैट टू लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ़ दे हैव ए कॉमन पॉइंट। ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हो दे हैव ए पॉइंट इन कॉमन। यहाँ पे कॉमन दो बार यूज़ हो गया है, आपको एक ही बार लिखना है। ठीक है, या तो लिखेंगे इफ़ दे हैव ए कॉमन पॉइंट, या फिर क्या लिखेंगे इफ़ दे हैव अ पॉइंट इन कॉमन। दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे गलती से कॉमन दो बार लिख दिया मैंने, उसको आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो टू लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ़ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। उन दोनों का एक कॉमन पॉइंट हो, यानी वो दोनों के दोनों एक पॉइंट से पास करती हो, एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हो। ठीक है, दे मीट एट ए पॉइंट। दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको यहाँ दिख रहा है कि दोनों की दोनों लाइन जो हैं ये पॉइंट ओ से पास कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ओ पे जाके दोनों लाइन एक दूसरे से मिल रही हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और पॉइंट ओ पे मिल रही हैं, इसलिए पॉइंट ओ को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये लास्ट ईयर भी क्लास में बताया था आपको, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइन क्या होती हैं? टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस इफ़ दे डू नॉट मीट एनीवेयर। अगर ये कहीं पर भी नहीं मिले, कितना भी हम इसको एक्सटेंड कर ले और कहीं पर भी ये ना मिले, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन देम आर ऑलवेज सेम। यानी पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होती है। इट इज़ डिनोटेड बाय डबल एल। ठीक है, ये जो दो लाइंस दिख रही हैं, छोटी छोटी दो लाइंस दिख रही हैं, ये पैरेलल लाइन का नोटेशन है। पैरेलल लाइन को इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर दो लाइन कभी नहीं मिलती हैं एक दूसरे से, तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। और दो लाइन अगर एक दूसरे से मिल जाती हैं कहीं ना कहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पे सेकंड डायग्राम में लाइन एल और लाइन एम दो लाइन है, ये इसको हम कितना भी बढ़ाएं तो ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, इसलिए लाइन एल इज़ पैरेलल टू लाइन एम। और यू कैन राइट दैट लाइन एल इज़ पैरेलल टू एम। नोटेशन में भी लिख सकते हैं और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन समझ आ गया? ये मैंने लास्ट ईयर भी बताया था आपको मैंने विंडो का एग्जांपल दिया था। विंडो में जो आयरन रॉड्स लगे हुए हैं, उसमें जो रॉड्स एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं वो तो होते हैं पैरेलल लाइन, और जो एक दूसरे से मिल रहे हैं वो कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप विंडो के रॉड्स को देख सकते हो, आपको क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, और पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा सेम होती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रांसवर्सल। एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रांसवर्सल। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स at a distinct point is called transversal। ऐसा लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है, उसको लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। जैसे यहाँ पे एक लाइन एम है, दूसरा लाइन एन है। इन दोनों लाइनों को एक लाइन एल जो है वो मिल रही है, लाइन एल जो है लाइन एम से पॉइंट ए पे मिल रही है, और लाइन एल जो है लाइन एन से पॉइंट बी पे मिल रही है। तो ये जो लाइन है ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसलिए लाइन एल को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। ऐसा लाइन ये जो दो या दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा है ये लाइन, दो लाइन है। ठीक है, और एक ये तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों को, तो ये ट्रांसवर्सल है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक में तो ये पैरेलल लाइन है
और दूसरे में पैरेलल नहीं है। ट्रांसवर्सल हमेशा पैरेलल लाइन में होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर बच्चे यही मानते हैं कि ट्रांसवर्सल हमेशा पैरेलल लाइन में ही होता है, बट ट्रांसवर्सल किसी भी लाइन में हो सकता है। ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन ये होती है कि जब भी कोई लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। वो पैरेलल लाइन भी हो सकती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी हो सकती हैं। फर्स्ट डायग्राम में ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि इसको हम जब एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे जाके मिल जाएंगी। और फिर ये लाइन जो लाइन एल जो है इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए लाइन ट्रांसवर्सल है। सेकेंड लाइन में दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन एल इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए लाइन एल जो है वो ट्रांसवर्सल है। समझ आ गया ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल क्या होता है कि एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, एक लाइन एल है, दूसरा लाइन एम है, और एक ट्रांसवर्सल है पी। तीसरी लाइन जो है वो एल और एम को इंटरसेक्ट कर रही है, और उस लाइन का नाम क्या है? पी। तो पी क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। हियर लाइन्स एल एंड एम कट बाय ट्रांसवर्सल पी। अब यहाँ पे 8 एंगल्स बनेंगे, उसका नेमिंग कर दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 एंगल्स बन रहे हैं। तो द 8 एंगल्स मार्क्ड 1 to 8 हैव देयर स्पेशल नेम। इन 8 एंगल के स्पेशल नेम्स हैं। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर ये आपको समझ आ गए तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो, इसलिए इसको सीरियसली समझो। इन 8 के स्पेशल नेम हैं। पहला एंगल होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये होता है कि जो सेम पोजीशन पे बने हों, ठीक है, जिनकी पोजीशन सेम होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ पे कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं? 4 पेयर हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के। कौन कौन से हैं? एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? एंगल 5। एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? क्योंकि एंगल 1 जो है वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में बना है और लाइन के ऊपर बना हुआ है। इसी तरह से एंगल 5 जो है वो भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है और लाइन के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इसलिए एंगल 1 और 5 की पोजीशन सेम है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसलिए एंगल 1 और 5 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। दूसरा पेयर एंगल 2 और 6 है। तो एंगल 2 और 6 दोनों ही एंगल ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में बने हैं और दोनों ही एंगल्स लाइन के ऊपर हैं, अपर साइड में हैं, इसलिए इनकी पोजीशन भी सेम है। एंगल 2 और एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 और एंगल 7 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में हैं और लाइंस के नीचे बनी हुई हैं। इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 8 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में बनी है और दोनों के दोनों लाइंस के नीचे बनी है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने क्या बताया कि जिनका सेम पोजीशन होता है, जो एक ही पोजीशन पे बनी हो, उनको हम क्या बोलेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कौन कौन से पेयर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के? एंगल 1 एंगल 5 पहला पेयर, एंगल 2 एंगल 6 दूसरा पेयर, एंगल 3 एंगल 7 तीसरा पेयर, एंगल 4 एंगल 8 चौथा पेयर। इन पेयर्स को आपको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, विदाउट ब्रैकेट अगर आप कॉमा लगा के लिख दोगे कि ब्रैकेट आपने नहीं लगाया, एंगल 1 5 एंगल 2 एंगल 6 एंगल 3 एंगल 7 कौन सा किसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये पता नहीं चलेगा, इसलिए ब्रैकेट लिखना ज़रूरी है। एक ब्रैकेट का मतलब ये है, एक ब्रैकेट में एंगल 1 और एंगल 5 लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, एंगल 5 की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जो पेयर्स होते हैं या कोई भी पेयर होता है उसको हमेशा हम किस में लिखते हैं? ब्रैकेट के अंदर। याद रहेगा ये चीज़, ब्रैकेट जरूर लगाना है आपने। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ आ गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका पोजीशन सेम होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो यहाँ नाम से पता चला है, इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, यही तो होता है। इंटीरियर एंगल है यानी कि लाइंस के अंदर वाले एंगल की बात हो रही है, और अल्टरनेट मतलब ये होता है कि एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड वाला और एक ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड वाला लेंगे। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर में कौन कौन सा आ जाएगा पेयर्स? एक तो 3,6 होगा, एंगल 3 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में है और 6 जो है ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में है। और दूसरा पेयर कौन सा होगा? एंगल 4 एंड एंगल 5। एंगल 4 ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में है, एंगल 5 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो 2 पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के होते हैं, इसको आपको याद रखना है।
ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट एंगल है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है एंगल 1 और 8 है। एक्सटीरियर आपको पता चल रहा है नाम से ही बाहर, अभी तो इंटीरियर में अंदर होगा, एक्सटीरियर में बाहर। और अल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में एक लेना है और एक ट्रांसवर्सल के राइट हैंड, दोनों तरफ से लेना है एक एक एंगल, एक लेफ्ट हैंड साइड से एक राइट हैंड साइड से। अल्टरनेट जब भी आएगा तो एक लेफ्ट हैंड साइड से एक राइट हैंड साइड से लेना होता है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर मतलब हमें बाहर वाला लेना है और अल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड से लेनी है, एक राइट हैंड साइड से लेनी है। तो अब कौन कौन से हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 8, ये हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर। क्योंकि एंगल 1 जो है वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में है, एंगल 8 जो है ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में है और दोनों एंगल बाहर बने हुए हैं। दूसरा पेयर कौन सा हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 7। एंगल 2 जो है वो ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में है और एंगल 7 जो है वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो 2 और 7 कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर एंगल 1,8 एंड एंगल 2, एंगल 7। ठीक है, इनको भी हमें ब्रैकेट में लिखना है, समझ आ रहा है। एंगल 1 जो है वो किधर बना है, ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में, और एंगल 8 जो है वो कहाँ बना है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में। और ये कहाँ बने हैं, बाहर की तरफ बने हैं। इस तरह से 2 जो है एंगल 2 वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में है, सॉरी ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में है, और एंगल 7 जो है वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये और दोनों बाहर की तरफ हैं, तो इसलिए इन एंगल्स को क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद नेक्स्ट है को इंटीरियर एंगल। तो अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इंटीरियर मतलब क्या होगा, अंदर वाला। इंटीरियर की बात जब भी होगी तो हमेशा हम अंदर वाले एंगल को ही चेक करेंगे, बाहर वाले एंगल से कोई मतलब नहीं है। अब को इंटीरियर को मतलब होता है एक साथ, को इंटीरियर मतलब हो गया अंदर वाले एंगल जो एक साथ हों। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में अंदर वाले जो एंगल होते हैं उनको हम को इंटीरियर बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कौन कौन से एंगल हैं, एंगल 3 और एंगल 5, एक पेयर ये हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में कौन से एंगल हैं, एंगल 4 और एंगल 6, तो एक पेयर ये हो जाएगा को इंटीरियर का। समझ आ गया बेटा। को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 4, एंगल 6, दो पेयर होते हैं को इंटीरियर के। तो ये 4 एंगल हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा हो जाएगा, 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर एंगल 3, एंगल 6 एंड सेकेंड पेयर इज एंगल 4, एंगल 5। फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर एंगल 1, एंगल 8 एंड सेकेंड पेयर इज एंगल 2, एंगल 7 एंड को इंटीरियर एंगल आर एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 4, एंगल 6। ये 4 तरह के एंगल्स होते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। इस पे बेस्ड क्लास 7th में तो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2 इसी पे बेस्ड है, लेकिन क्लास 9th में भी ये सारे कंसेप्ट रिपीट होंगे, इसलिए इन कंसेप्ट को समझ लेना इसी टाइम। ठीक है, 1-2 बार इसको देखोगे वीडियो को, अपने आप अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अभी समझ आ जाएगा फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट है। एक ये रिमार्क है, वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क आपको याद रखना है कि 2 लाइन्स आर पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि जो रिजल्ट बोथ साइड चलता हो, दोनों तरफ से ट्रू हो। 2 लाइन्स आर पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर लाइन्स पैरेलल होंगी तो ये 4 कंडीशन जो हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 कंडीशन ट्रू होगी। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर ये चारों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो लाइन्स पैरेलल होंगी। समझ आया? चलो अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अगर लाइन्स पैरेलल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद लिखा है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा होता है। अगर कोई आपके पास ऐसा पेयर ऑफ लाइन है जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो वो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है तो वो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सेम है तब भी वो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, या फिर को इंटीरियर का सम 180 है तब भी वो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। यानी कि जब अगर आपको प्रूफ करना है कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है, या फिर चेक करना है कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है, तो इन चारों में से कोई एक कंडीशन हम चेक कर लेंगे। चारों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, ये चारों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू आ रही है,
तो हम लिख देंगे कि लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, इसी तरह से अगर क्वेश्चन में गिवन है कि लाइन्स पैरेलल हैं तो ये चारों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। समझ आया इफ़ एंड ओनली इफ का रिजल्ट? अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो ये चारों कंडीशन ट्रू होंगी, और अगर ये चारों कंडीशन ट्रू हैं तो लाइन्स पैरेलल होंगी। इफ़ एंड ओनली इफ मतलब बोथ डायरेक्शन में जब रिजल्ट जाता है तो हम उसको बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट। एक होता है इफ़ एंड देन। इफ़ एंड देन में सिंगल साइड रिजल्ट होता है कि अगर ये कंडीशन होगा तो ऐसा होगा, और इफ़ एंड ओनली इफ में क्या होता है कि दोनों तरफ जाता है। अगर लाइन पैरेलल हैं तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, और ये चारों कंडीशन अगर ट्रू हैं, चारों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो लाइन पैरेलल हो जाती है। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का। यहाँ पे P और Q दो लाइन हैं, ये पैरेलल लाइन है, और एक लाइन है L, ये ट्रांसवर्सल है। तो हमें इसमें ABCDEF की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें लैंग्वेज आपको प्रॉपर अपने आप लिखना है, मैंने यहाँ शॉर्टकट में कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, बट प्रॉपर तरीके से आप खुद लिखोगे। ठीक है, इसमें कैसे लिखेंगे कि लाइन P इज़ पैरेलल टू लाइन Q एंड L इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर। अब देखो इसमें 125 और एंगल D, इनकी पोजीशन सेम है कि नहीं है? ये ट्रांसवर्सल के नीचे बनी हुई हैं और दोनों लाइंस के लेफ्ट हैंड साइड में बनी है, तो ये दोनों कैसे एंगल होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से सेम हो जाएगी 125, D इज इक्वल टू 125। अब D और B ये कैसे एंगल हैं? वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था आपको, जो सामने सामने बनते हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो एक दूसरे के सामने जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे B और D एक दूसरे के सामने हैं, तो B की वैल्यू 125 हो जाएगी बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर इसके बाद थर्ड है 125 प्लस E, 125 प्लस F। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या बना जाएगा? लीनियर पेयर, 180 आ जाएगा। लीनियर पेयर आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। 125 प्लस F इज इक्वल, जब स्ट्रेट लाइन बनाती है, एक लाइन स्ट्रेट लाइन बनाती है, दो एंगल अगर स्ट्रेट लाइन बनाती हैं तो उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे L एक स्ट्रेट लाइन है और 125 और एंगल F दो एंगल हैं, तो इनको प्लस करके 180 आ जाएगा। तो 125 प्लस F कितना आ जाएगा? 180। अब 125 प्लस में है, इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे, F इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, F की वैल्यू 55 आ गई। अब F के सामने E है, तो F इक्वल टू E, ये 55 हो जाएगा बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, और E और A सेम पोजीशन पे हैं, तो E इक्वल टू A आ जाएगा 55 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और A और C सामने सामने हैं, तो A इक्वल टू C इक्वल टू 55 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, इस तरह से लैंग्वेज आपको ढंग से लिख के करना है। ठीक है, ये चार कंसेप्ट जो बताए मैंने, चार एंगल्स बताए हैं, इन चारों एंगल्स को ध्यान से देखना एक दो बार। जब आपको समझ आ जाएगा उसके बाद फिर ये रिमार्क देखना, रिमार्क जब समझ आ जाएगा उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। बहुत ईजी क्वेश्चंस है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड, x की वैल्यू फाइंड करनी है एक्चुअली, y गिवन है नहीं इसमें, तो मैंने अपनी तरफ से y इसमें ले लिया है। तो अब इसमें 110 और y ये आमने सामने है, 110 और y आमने सामने है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 आ जाएगी बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। और x और y कैसा है? को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है पैरेलल लाइन में, तो x प्लस वाई इज 180 डिग्री। y की वैल्यू 110 रख देंगे, तो x प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। 110 को राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन 4 का ये जो सेकेंड पार्ट है, इसमें यहाँ पे 110 है और ये x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लाइन L और लाइन M पैरेलल है और लाइन A ट्रांसवर्सल है, तो x की वैल्यू 110 आ जाएगी बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, शायद बुक में यहाँ पे 100 डिग्री दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 100, जो भी एंगल होगा उतनी x की वैल्यू आ जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से सेम है। अगर यहाँ 100 होगा तो x की वैल्यू 100 होगी, यहाँ अगर 110 है तो x की वैल्यू 110 होगी। ठीक है ना, जो भी वैल्यू यहाँ पे दी होगी वही x की वैल्यू लिख देंगे। रीजन क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन 5 जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको दो एंगल फाइंड करना है, DGC
और DEF, ये दो एंगल फाइंड करना है। इसमें आप देखेंगे कि AB और DG ये पैरेलल हैं और BG ट्रांसवर्सल है। तो ये जो है एंगल DGC ये 70 डिग्री हो जाएगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, CA लिखा है ना यहाँ पे, तो सेम पोजीशन है ना, सेम पोजीशन पे क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो गिवन है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे, एंगल DGC की वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में GC और EF पैरेलल लाइन है और EG ट्रांसवर्सल है, तो इसमें 70 डिग्री ऊपर है तो नीचे भी 70 डिग्री हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल DGC ये भी 70 डिग्री हो जाएगा और DEF ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, AB पैरेलल टू DG and BG is transversal, therefore by corresponding angle ABC equal to angle DGC equal to 70 डिग्री। इसी तरह से लिख देंगे GC पैरेलल टू EF and EG is a transversal, therefore angle DGC equal to angle DEF equal to 70 डिग्री by corresponding angle। ठीक है, अभी क्वेश्चन 6 में आपको ये चेक करना है कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, अगर उन चारों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो लाइन पैरेलल हो जाती है। अब यहाँ पे ये देखो कि कोई इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, इसको प्लस करेंगे, 126 प्लस 44 करेंगे, कितना आएगा, 126 प्लस 44, 26 प्लस 4 30 हो गया, 30 प्लस 40 तो 130 और प्लस 40 कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। 126 प्लस 44 इज इक्वल टू 170। और आना कितना चाहिए सम, बताओ कितना आना चाहिए। को इंटीरियर का सम कितना आता है, 180 डिग्री। को इंटीरियर का सम 180 होता है, लेकिन यहाँ भी कितना आ रहा है, 170। तो ये लाइन पैरेलल होगा और नहीं होगा, लाइन पैरेलल नहीं होगा क्योंकि को इंटीरियर का सम 180 डिग्री नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज नॉट 180 डिग्री, देयरफॉर लाइन L इज नॉट पैरेलल टू लाइन M। इस तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें 75 और 75 दिया है दो पार्ट, तो हम लीनियर पेयर से 105 निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 75 और 105 ये दोनों एंगल अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों हैं कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल होती तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता, बट यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है, दैट्स व्हाई लाइन इज नॉट पैरेलल। हम यहाँ पे क्या लैंग्वेज लिखेंगे, सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट सेम देयरफॉर दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल लाइन्स। इसका जो ये फोर्थ पार्ट है इसमें एक 57 डिग्री का दिया हुआ है और 123 दिया है, तो 57 के सामने जो एंगल आएगा वो भी 57 आ जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। और फिर ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो दो एंगल हैं कोई इंटीरियर, इसको प्लस करो, 123 प्लस 180, 123 प्लस 123 प्लस 57 करेंगे, कितना आएगा, 123 में 57 ऐड करो, 180 आ रहा है, तो को इंटीरियर का सम 180 डिग्री आ रहा है, देयरफॉर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। यहाँ पे लैंग्वेज लिख देना कि सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री देयरफॉर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 5.2 कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप इन कंसेप्ट्स को लिख लेना, और आज की क्लास में जो भी मैंने कंसेप्ट बताए हैं और जो रिमार्क बताए हैं उसको अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि यही कंसेप्ट क्लास 9th में रिपीट होने वाली है। ठीक है, अगर आज आपने समझ लिया तो क्लास 7th का तो हो ही जाएगा, 9th क्लास का भी आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको कंसेप्ट आप कॉपी में लिखोगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज 5.2 करोगे। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर भेजूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।